सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 16 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने नोदी बंधन योजना शुरू की है। तो सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल ने। तो अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी 2025-26 के बजट में बंगाल के नदी क्षेत्रों को विकसित करने और गंगा के किनारे कटाव को रोकने के लिए अभी नोदी बंधन योजना की घोषणा की है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? प्राकृतिक आपदाओं से निपटना और नदी क्षेत्रों में आजीविका को बढ़ावा देना। अब पश्चिम बंगाल की बात हुई है तो पश्चिम बंगाल में आपको ले चलूंगा। उसके अलावा योजना वाला ये प्रश्न है, तो पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं आपको रिवाइज करवा देता हूं जो हमने करंट अफेयर्स में पढ़ी है। तो पहले हम कुछ योजनाएं रिवाइज करते हैं। तो पुजारी ग्रंथि योजना, वैसे अब इसको हटा दो। दिल्ली में इसकी घोषणा हुई थी जब अरविंद केजरीवाल की आप सरकार थी, लेकिन अब वो हार गई है तो अब इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। इन्होंने कहा था जब हम जीत जाएंगे तो हम इसको शुरू करेंगे। बाकी पार्थ योजना ये इंपॉर्टेंट रहेगी, मध्य प्रदेश ने शुरू किया था। बीमा सखी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया गोवा, पहला हरियाणा है। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना, इसको उड़ीसा ने शुरू किया था। और प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए अभी कौन सा अभियान शुरू किया गया था? वन प्लेट वन बैग अभियान। उसके अलावा रायतु भरोसा योजना को शुरू किया तेलंगाना ने। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना छत्तीसगढ़ ने। मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर पहल शुरू किया नागालैंड ने। स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना मिजोरम। और हाँ, इसमें एक करेक्शन करना, मैंने आपको बताया ये स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को शुरू होती है। एक्चुअली में पायलट तौर पे यानी कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको 2020 में ही शुरू किया था, लेकिन उसके एक साल बाद 24 अप्रैल 2021 को पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया था 2021 पे। और अभी किसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, वहां पे इसका सही उत्तर 2021 ही माना था। ठीक है, तो 2021 आप इसे करेंगे। बाकी मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान अभी लॉन्च किया हरियाणा ने। ये तो कुछ योजनाएं हमने देख ली। बात यहाँ पे पश्चिम बंगाल की भी थी, तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल। कैपिटल कोलकाता होती है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे। कोलकाता मेट्रो इसी नदी के नीचे चलती है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री और गवर्नर है सीवी आनंद बोस। आपको याद होगा अभी 78 नंबर की संतोष ट्रॉफी 2024-25 को जीता पश्चिम बंगाल ने केरल को हराया था। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स आया, उसमें भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कोलकाता बताया और दुनिया में कोलंबिया का बैरंक्विला। पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन पश्चिम बंगाल में किया गया और उसका नाम सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पे रखा गया। ये पूर्वी भारत की तो पहली और देश की छठी है। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस अभी 2025 का आयोजन हुआ कोलकाता में और अगला एडिशन इसका जापान में होगा। भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला अभी ये कहां पे लगा था? कोलकाता में ही। 48 नंबर का एडिशन था और थीम कंट्री इसमें जर्मनी था। और कोलकाता के फोर्ट विलियम का नाम बदल के अभी विजय दुर्ग कर दिया। ये भी पॉइंट ध्यान में रखना। और अभी आज के प्रश्न में हमने क्या देखा? पश्चिम बंगाल ने नोदी बंधन योजना शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में हलक्की वोक्कालिगा समुदाय की प्रसिद्ध लोक गायिका सुक्री बोम्मागोड़ा का निधन हो गया। वो किस राज्य से थी? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो नाम था इनका सुक्री बोम्मागोड़ा। ये कर्नाटक के हल्लाक्की वोक्कालिगा समुदाय की एक प्रसिद्ध लोक गायिका थी। उन्हें हल्लाक्की लोक परंपराओं का चलता फिरता विश्वकोश यानी कि चलता फिरता डिक्शनरी माना जाता था। मतलब उनकी परंपराओं के बारे में आप कुछ भी पूछ लो, वो सब उत्तर दे देंगी। और उन्हें लगभग 5000 लोकगीत मुंह याद थे और उन्होंने हलाक्की संगीत के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2017 में पद्मश्री भी उनको मिल चुका है और उन्हें कर्नाटक का राज्योत्सव पुरस्कार और नादोजा पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, पर अभी 88 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। नाम था सुक्री बोम्मागोड़ा। अब देखो निधन वाला प्रश्न है, तो कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के जिनके हाल ही में निधन हुए वो मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। पहले 2025 के नाम आपको रिवाइज कराता हूँ। एक हमने पढ़ा दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एग्नेस कैलेटी का निधन हो गया, वो हंगरी से थी। फ्रांसीसी भारतीय संस्कृत विद्वान थे डॉक्टर पियरे सिल्वेन, इनका निधन हो गया। 2024 में पद्मश्री मिला। और पूर्व मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर आर चिदम्बरम का निधन हो गया।
1999 में पद्म विभूषण मिला था। वर्तमान में हमारे मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार का नाम भी याद रखना, अजय कुमार सूद है। दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला या दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का निधन हुआ था, नाम है टोमिको इटुका, जापान से थी, 116 वर्ष आयु है। और दुनिया के सबसे बुजुर्ग पुरुष व्यक्ति का भी निधन हुआ अभी नवंबर में ही या पिछले साल हुआ था, जॉन टेनिस वुड उनका नाम है, ब्रिटिश व्यक्ति थे, 112 वर्ष आयु थी। अभी डॉक्टर केम चेरियन का निधन हो गया, हृदय रोग विशेषज्ञ थे। 1975 में भारत की पहली सफल कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी उन्होंने की थी और भारत का पहला हृदय फेफड़ा प्रत्यारोपण भी उन्होंने किया था। 1991 में पद्मश्री उनको मिला था। अभी नामीबिया देश के पहले राष्ट्रपति सैम नुजोमा का निधन हो गया, तो इनका भी नाम ध्यान में रखना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में आदि महोत्सव 2025 का आयोजन ये कहां पे किया गया, तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो एक्चुअली में आज ही किया जाएगा और हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, वो दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में इस मेगा नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल, जिसका नाम है आदि महोत्सव, इसका उद्घाटन करेंगी। 16 फरवरी को शुरू होगा, 24 फरवरी तक ये चलेगा। आदि महोत्सव ये एक आदिवासी त्योहार है, आदिवासी लोगों का त्योहार है आप कह सकते हो, और इसका आयोजन ट्राइफेड के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो आदिवासी लोग होते हैं उनके द्वारा बनाए गए जो भी चीनी मिट्टी के जो चीजें होती हैं, जो आभूषण वो बनाते हैं, जो भी हस्तशिल्प के उनके कार्य हो गए, जो भी चीजें वो बना करके लाते हैं, उन वस्तुओं को यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है, उनकी प्रदर्शनी लगाई जाती है। आयोजन हमने कहा ट्राइफेड करता है। ट्राइफेड मतलब द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना होती है 1987 में। मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। जनजातीय कार्य मंत्री कौन है, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हमारे वर्तमान में है जुएल ओराम। ठीक है, तो इस बार आदि महोत्सव हमने देखा नई दिल्ली में मनाया गया। कुछ और महोत्सव जो हमारे न्यूज में थे, अभी मैं आपको सारे रिवाइज करवाता हूं, ध्यान से सुनना। देखो, एक हमने पढ़ा था, अभी पहली बार अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में ही, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने आयोजन किया था। उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रित पहला भारतीय कला महोत्सव का आयोजन हुआ सिकंदराबाद में, तेलंगाना में है ये। उद्घाटन किया हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। 50वां उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव 2024, ये हुआ मध्य प्रदेश में, ये एक संगीत समारोह है। और जल जागर महोत्सव हुआ छत्तीसगढ़ में। कर्मा पूजा फेस्टिवल हुआ झारखंड में। अलाई बलाई महोत्सव हुआ तेलंगाना में। लामलाई महोत्सव हुआ मणिपुर में। काटी बिहू महोत्सव हुआ असम में। फ्लाइंग फेस्टिवल हुआ हिमाचल प्रदेश में। मेरा हऊ चोंगबा महोत्सव ये हुआ था मणिपुर में। तो ये भी महोत्सव ध्यान में रखना सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहां पर अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया, तो आंसर होगा बंगलुरु में। तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी 14 फरवरी 2025 को बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय या मुख्य उद्देश्य था महिलाओं को सशक्त बनाना, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और जलवायु कार्रवाई में मानवीय मूल्यों को संरक्षित करना। आपको बता भी, नेशनल वुमेन्स डे हमने मनाया था 13 फरवरी को, सरोजिनी नायडू जी की जयंती पे होता है। और इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब होता है, 8 मार्च को होता है। तो प्रश्न में क्या पूछ रहे थे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहां पर अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया या उद्घाटन किया, तो बंगलुरु में ही। अब यहाँ पे बंगलुरु से संबंधित और क्या क्या प्रश्न बने थे वो मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। बंगलुरु ये कर्नाटक की कैपिटल है और बंगलुरु में ही पहले डिजिटल जनसंख्या घड़ी लॉन्च की गई थी। बंगलुरु में बनेगी भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे, जिसकी लंबाई होगी 287 किलोमीटर। अभी जो सबसे लंबा सर्कुलर रेलवे है ये चेन्नई में है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ये आपको बंगलुरु में मिलेगा, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। और बंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना था। देश का पहला AI और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क आर्ट पार्क ये मुंबई में लॉन्च हुआ था। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम ये बंगलुरु में लॉन्च हुआ। देश का पहला अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर कहां पर स्थापित किया गया, बंगलुरु में। और बंगलुरु में भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित FWD-200B एक ड्रोन है, इसका अनावरण किया गया था, या यूं कह दो एक बम वर्षक ड्रोन है। और दक्षिण भारत का पहला अंडरग्राउंड वातानुकूलित बाजार कहां पर खोला गया, बंगलुरु में। साउथ एशिया का सबसे बड़ा स्काई डेक कहां पर बनेगा, बंगलुरु में, 250 मीटर ऊंचा होगा।
15वां एरो इंडिया 2025 का आयोजन हुआ अभी बंगलुरु में ही। और किस भारतीय कंपनी ने फायरफ्लाई नाम से भारत का पहला निजी उपग्रह समूह लॉन्च किया था? पिक्सेल ने, बंगलुरु का एक स्पेस स्टार्टअप है। और छठा अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव ये हुआ बंगलुरु में। भारत के पहले इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का भी अनावरण किया गया था, उसका नाम शून्य है। और इसे बंगलुरु की एक एरोस्पेस स्टार्टअप कंपनी है सरला, उसने डिजाइन किया, उसने बनाया था। तो बंगलुरु से ये सारे प्रश्न हमने यहाँ पे रिवाइज करे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में किसे फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा एनटीपीसी लिमिटेड। तो अभी एनटीपीसी लिमिटेड को वाटर रेजिलियंस कैटेगरी में यानी कि जल लचीलापन श्रेणी में प्रतिष्ठित फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड अभी 13 फरवरी 2025 को ही चेन्नई में यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया के द्वारा दिया गया। तो उन्होंने मतलब एनटीपीसी ने जो जल संरक्षण वाटर कंजर्वेशन के लिए वाटर को जिस तरह से मैनेजमेंट किया, जिस तरह से जल का प्रबंधन किया, उसी के लिए ये अवार्ड दिया गया है। किसे? एनटीपीसी को। एनटीपीसी ये भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी है जो कि बिजली पैदा करती है। फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। स्थापना होती है 1975 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो गया और सीएमडी है गुरदीप सिंह। अब वैसे ये अवार्ड वाला प्रश्न है, तो यहाँ पे हमेशा की तरह कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में आपको रिवाइज कराता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश कीजिएगा। ये 2024 वाले अवार्ड से, तो ये आपको याद भी होंगे। देखो, आपको याद होगा 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था 2022 के लिए मिथुन चक्रवर्ती को। सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 के लिए चुना गया राधिका सेन को। शॉ पुरस्कार पूर्व का नोबेल जिसको कहते हैं श्रीनिवासन आर कुलकर्णी को मिला। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बॉन्ड को। ट्यूरिंग पुरस्कार 2023 कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहते हैं इसको, एवी विक्टरसन को मिला। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी अर्पनबेक को मिला, उनके उपन्यास कायरोस के लिए। जर्मनी की लेखिका है, ट्रांसलेटर थे माइकल हॉफमैन। व्हीटली गोल्ड अवार्ड जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं अभी दिया गया पूर्णिमा देवी बर्मन को, ये असम से हैं। 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार पंडित राजेंद्र गंगानाई को। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 जिसे ग्रीन नोबेल प्राइज कहते हैं, ये आलोक शुक्ला को मिला था, छत्तीसगढ़ से हैं। कीस मानवतावादी पुरस्कार 2021 रतन टाटा जी को मिला था और 2023 का बिल गेट्स को। वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 का खिताब जीता मोहम्मद सलेम ने। आर्यभट्ट पुरस्कार पावुलेरे सुब्बा राव को मिला। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन को। एबेल पुरस्कार जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, ये मिला मिशेल टेलाग्रैंड को। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट आप देखोगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। 14 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स यहाँ पे हमने रिवाइज कर लिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कहां पर संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया? तो आंसर होगा थाईलैंड में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी थाईलैंड में संवाद नाम से कार्यक्रम में एक वीडियो संदेश दिया, उसे संबोधित किया। और इस संदेश में उन्होंने थाईलैंड और एशिया के साथ भारत के गहरे सांस्कृतिक संबंधों के बारे में चर्चा की। ये जो संवाद कार्यक्रम है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में जापान के उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो अबे, उनके साथ मिलकर के इसको शुरू किया था। तब से हर साल ये अलग अलग देशों में होता है। इस बार कहां पे हुआ? थाईलैंड में हुआ। ठीक है, संवाद कार्यक्रम याद रखना कहां हुआ? थाईलैंड में हुआ। अब इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन में आपको रिवाइज कराऊंगा। वैसे बात थाईलैंड की है तो थाईलैंड भी आपको लेकर के चलूंगा। पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन देख लेते हैं। आज मैं आपको 2024 के सम्मेलन जो समिट्स हैं वो रिवाइज करा रहा हूं। कल परसों मैंने आपको 2025 के कराए थे लगातार 2 दिन। तो ये देखो, अभी वर्ल्ड स्टील कांग्रेस 2024 हुआ था रांची में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 हुआ बार्सिलोना में। और वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस 2024 10वां एडिशन हुआ देहरादून में। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 चेन्नई में। 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट, इसका आयोजन हुआ काजीरंगा असम में। और राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट 2024 हुआ जयपुर में। 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन ये हुआ वाराणसी में। कोप 29 का आयोजन, ये इसका संबंध क्लाइमेट चेंज से है, तो इसका आयोजन अभी बाकू अजरबैजान में हुआ। और वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024, इसको भी होस्ट किया भारत ने पहली बार। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 भी हुआ था भारत में। कोप 16 का आयोजन, कोप 16 का संबंध जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी से है, इसका आयोजन हुआ कोलंबिया में।
और 2025 में अभी हमने पढ़ा भी था कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन ये कहाँ पर होगा, भुवनेश्वर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स हैं, इनको भी ध्यान में रखना। बाकी थाईलैंड की भी बात हुई थी, तो थाईलैंड भी ले चलता हूं मैं आपको। तो बात थाईलैंड की थी, तो ये रहा मैप में थाईलैंड, और इसे सफेद हाथियों का देश भी कहते हैं। इसका पुराना नाम सियाम है, और कैपिटल बैंकॉक हो गई, करेंसी है थाई बहत, और प्रधानमंत्री पेंटोक्टार्न शिनावात्रा। और इसके साथ हम मैत्री अभ्यास भी करते हैं, और अयुध्या नाम से एक एक्सरसाइज भी करते हैं थाईलैंड के साथ में हम। तो ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किसे स्पेशल रिकॉग्निशन गेम चेंजर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा जय शाह को। तो वर्तमान में आपको पता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है जय शाह, और अभी इन्हीं को एक खेल पत्रिका ने भारतीय क्रिकेट और विश्व स्तर पर खेल में योगदान के लिए स्पेशल रिकॉग्निशन गेम चेंजर अवार्ड से अभी सम्मानित किया है। कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था जय शाह मेरेलबॉर्न क्रिकेट क्लब सलाहकार बोर्ड में शामिल हुए थे, और अभी इनको यह अवार्ड मिला है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। आज अवार्ड से एक प्रश्न हमने और देखा था, वहां मैंने आपको सारे अवार्ड्स भी रिवाइज कराए थे। तो अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में हैमर गाइडेड बम वेपन सिस्टम को भारत में बनाने के लिए भी BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अभी किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो आंसर होगा सेफ्रन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने फ्रांस की एक कंपनी है जिसका नाम है सेफ्रन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस, इसके साथ समझौता किया है, जिसके तहत वे भारत में ही हैमर गाइडेड बॉम्ब वेपन सिस्टम बनाएंगे। हैमर इसका फुल फॉर्म भी होता है हाईली अजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। ये सटीक और हाईली पावर्ड वेपन सिस्टम है। इसे एयरक्राफ्ट में लगाया जाता है, और इसकी रेंज होती है 70 किलोमीटर की। बाकी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें, स्थापना होती है 1954, हेडक्वार्टर बंगलुरु में हो गया, और CMD है मनोज जैन। ध्यान रखना ये भी। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी जोथम नापत ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो आंसर हो जाएगा वानुआतु। तो याद रखेंगे जोथम नापत ये अभी वानुआतु देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। वानुआतु ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में मेलानेशिया का एक द्वीपीय देश है, जिसकी कैपिटल होती है पोर्ट विला, और नए प्रधानमंत्री ये बन गए जोथम नापत। अब जब भी इस तरह का प्रश्न आता है, मैं क्या करता हूं, आपको 15-20 इसी तरह के कुछ लेटेस्ट कंट्रीज जहां पे नए प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट बने हैं वो मैं आपको रिवाइज कराता हूं। चलो आज फिर रिवाइज करवाता हूं, मेरे साथ साथ बोलिएगा ताकि नाम आपको याद हो सके। जैसे कि देखो, अभी लेबनान के नए प्रधानमंत्री नवाब सलाम बने, बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर, आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, घाना देश के राष्ट्रपति जॉन महामा, लेबनान देश के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन, क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरान मिलनोविक, फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांसवा बरुआ, बोत्सवाना के राष्ट्रपति डुमा बोको, मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम, एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें प्रेसिडेंट मसातो कांडा, वियतनाम के राष्ट्रपति लुओंग कुओंग, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके, अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल मदजीद तेब्बो ने, थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटोक्टार्न शिनावात्रा, ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री कामिल मद्दोरी, एस्टोनिया के प्रधानमंत्री क्रिस्टन मिशेल, और ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियान बने थे। तो 20 देशों में जो नए प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट अभी बिल्कुल लेटेस्ट हमने पढ़े वो सब मैंने आपको रिवाइज करवा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ने किसे 2025-26 के लिए नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो सही उत्तर होगा चरणजोत सिंह नंदा को। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ने अभी चरणजोत सिंह नंदा को 73वें अध्यक्ष 73rd नंबर के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है 2025-26 के लिए, जबकि उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट ये बनाया है प्रसन्ना कुमार को। अच्छा, ये जो है चरणजोत सिंह ये किनका स्थान लेंगे? रणजीत कुमार अग्रवाल का ये स्थान लेंगे। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया इसकी स्थापना होती है 1949 में, हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नई दिल्ली में, और अब नए अध्यक्ष बन गए कौन? चरणजोत सिंह नंदा। अच्छा, अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है, तो चलो कुछ और अपॉइंटमेंट्स में आपको रिवाइज करवाता हूं जो हमने न्यूज में पढ़े थे।
मतलब करंट अफेयर्स में पढ़े थे वो वाले सारे नाम मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, और ये 2025 वाले अपॉइंटमेंट्स में रिवाइज करा रहा हूँ। तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बहादुर सिंह सागू बने। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष तो पीटी उषा हैं, और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया हैं। बीसीसीआई के लोकपाल बने थे अरुण मिश्रा, और वैसे भारत के लोकपाल कौन है अभी दूसरे नंबर के हैं, अजय माणिकराव खानविलकर। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय समिति का अध्यक्ष ये नृपेंद्र मिश्रा को बनाया, और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के प्रमुख फैज अहमद किदवई बने। यूआईडीएआई के नए सीईओ बने थे भुवनेश कुमार। सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। 2025 के लिए भारतीय कंपनी सचिव संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष बने थे धनंजय शुक्ला। मैरिलेबॉन क्रिकेट क्लब का नया सदस्य बनाया गया था जयशाह को। उसके अलावा एसोचैम के नए बने थे मनीष सिंघल, और एसोचैम के प्रेसिडेंट कौन है, संजय नायर, ये पिछले साल बने थे, इसलिए मैंने साथ साथ लिख दिया, आप कंफ्यूज न रहो इसलिए। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सेकिया बने। एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष सम्मी शिल्वा बने, श्रीलंका से हैं। नेशनल हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष पल्ले गंगा रेड्डी को बनाया गया, और हल्दी बोर्ड का हेडक्वार्टर का बना तेलंगाना के निजामाबाद में। और मखाना बोर्ड ये कहां पर स्थापित होगा, बिहार में, ये भी याद रखना। और इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष ओपी सिंह को बनाया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के एथलीट्स कमीशन की चेयरपर्सन अंजू बॉबी जॉर्ज बनी, जो लॉन्ग जंपर है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती बने। इसरो के 11वें अध्यक्ष वी नारायणन बने, और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के महासचिव बने संजीव रंजन। तो ये भी हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिए। बाकी ये थे आज के हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियोस को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर करके, लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाती है, क्विज क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो फिर, कल पहला प्रश्न पूछा था अभी 38वें नेशनल गेम्स जो हुए इसमें पदक तालिका में कौन टीप पे रहा, तो सर्विसेज। फिर पूछा अभी किस देश ने कोल्ड सीप अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की मंजूरी दे दी, चाइना। और इसरो ने किस आईआईटी के साथ मिलकर अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए अभी आयरिस नाम से स्वदेशी सेमीकंडक्टर कंट्रोलर डेवलप किया, आईआईटी मद्रास। उसके अलावा ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला अभी एन चंद्रशेखरन को। एक बुक आई है द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स, इस बुक को किसने लिखा, अरुण शौरी ने। ग्रीस के राष्ट्रपति बन गए कौन, कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस। और चर्चा में रही प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये कब शुरू की गई थी, तो 13 फरवरी 2024 को ये शुरू हुई है। इसके अलावा पहले रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय पर क्षेत्रीय संवाद, ये कहां पर आयोजित किया गया, नई दिल्ली में। और अभी फॉय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया, कहां पर, राजस्थान में। और आखिरी प्रश्न था विश्व यूनानी दिवस मनाया आपने 11 फरवरी को। ठीक है, चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग दूरबीन का भी सफलतापूर्वक निर्माण कहां पर किया गया, तो आंसर हो जाएगा भारत। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।